हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का अपने क्लास या अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एक हमारी नई क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी यूट्यूब ही चैनल ज्ञान गुरु क्लासेस में, जो कि ये रोज़ाना डेली आपको ये क्लास होने वाली है। ये सोमवार से लेकर शनिवार तक होगी और ये जो भी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, वो हमारी थ्योरी बेस्ड क्लास होने वाली है। वो भी अगर सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको हम इस क्लास में पढ़ाएंगे इतिहास, जो कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कहते नहीं हैं कि अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो एक इतिहास एक परीक्षा की दृष्टि से तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इतिहास ये भी जानेंगे कि हमारे भारत जो देश आज हमारा है, इस भारत देश में आज से पहले क्या क्या घटनाएं घट चुकी हैं। या फिर आपने सुना भी होगा भारत सोने की चिड़िया रहा करता था, तो हमारी ऐसी चिड़िया का क्या हुआ था। तो यानी हम पूरा इस वीडियो में या फिर जो भी यहाँ से आज से हमारी क्लास का आगाज़ हो रहा है, इन सारी वीडियो में हम इतिहास सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। वो भी एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक एकदम थ्योरी बेस्ड क्लास होगी। अगर आप पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर इसका नोट्स बनाना, या फिर आपने कहीं से इससे पहले इतिहास पढ़ा है तो इस वीडियो को भी देखना, एक रिवीजन के तौर पर आपको बहुत लाभदायक होगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसी के साथ अपनी नई क्लास का। एक अगर जो बच्चे या जो साथी हमारे इस इतिहास को पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो जाहिर सी मन में उनके एक अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए कि आज से हम एक नई चीज़ सीखेंगे। चलिए सभी लोग इसी तरह साथ बनाए रहिए और क्लास पूरा अंत तक करिएगा, ताकि आप हर चीज़ को समझ पाएंगे कि क्योंकि हम शुरुआत करेंगे एकदम बढ़िया जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। तो जो भी क्लास करना आप, ये क्लास लंबी हो सकती है बेशक, क्योंकि ये क्लास के तौर पर होने वाली है, तो इसलिए अपना साथ अंत तक ज़रूर बनाए रखेंगे। चलिए फिर क्लास का आगाज़ करते हैं। देखिए भैया, आपको जो हम इसमें पढ़ाने वाले हैं वो इतिहास पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? इतिहास। तो अच्छा, इतिहास की बात करें हम, इतिहास, एक मिनट, इतिहास। अगर इतिहास के सबसे पहले इतिहास के अर्थ की बात करें, इतिहास का अर्थ होता क्या है, तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है भैया? दो शब्दों से, इति प्लस हास। इति प्लस हास, दो शब्दों से हम मिलकर क्या बना हुआ है? इतिहास। इति प्लस हास। अगर इति की बात करें, इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है अतीत। अब कुछ साथी हमारे अतीत का मतलब नहीं जानते होंगे, तो अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। और हास का मतलब होता है घटना। क्या होता है हास का मतलब? घटना। तो इन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना है इतिहास। अगर अब यहाँ से जाहिर सी बात आप इन दो शब्दों से पकड़ सकते हैं, इति प्लस हास, अर्थात तो इतिहास की परिभाषा इन्हीं दो शब्दों से मिलकर बन भी सकती है। इतिहास एक ऐसा शास्त्र है, इतिहास की परिभाषा बता रहे हैं, इतिहास एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। देखिए, इतिहास की परिभाषा की बात करें तो उसको एक लंबा चौड़ा भी लिखा जा सकता है, इतिहास की अन्य परिभाषाएँ भी हो सकती है, लेकिन उन सब का निचोड़ या उन सब का अर्थ देखें तो यही निकलेगा। क्या निकलेगा? इतिहास एक ऐसा शास्त्र है जिसमें अतीत, इतिहास एक ऐसा शास्त्र है जिसके कारण हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। चलिए अच्छा, इतिहास की परिभाषा देख ही लेते हैं। इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास की परिभाषा, आराम से हम चलेंगे एकदम स्लो। इतिहास की परिभाषा लिखेंगे, इतिहास, इतिहास एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र है जिसके, जो हमें दिखना, जो हमें अतीत, जो हमें अतीत, अतीत का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय,
इतिहास एक ऐसा शास्त्र है जो अतीत में हुई घटनाओं के बारे में, अतीत में हुई घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, उसे हम इतिहास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसे हम इतिहास कहते हैं। तो ये अभी तो हमने आपको इतिहास का अर्थ बताया। ये इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है अतीत अर्थात बीता हुआ समय, और हास का मतलब होता है घटना। अब यहीं से इसी अर्थ से हमारी परिभाषा भी निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? इतिहास एक ऐसा शास्त्र है जो अतीत अर्थात बीता हुआ समय, अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास की बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन उन सब का निचोड़ अर्थ है। एक हम आपको सरल भाषा में इतिहास की परिभाषा बताए हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में और भी जानते हैं। आराम से आप लोग नोट करना जो पहली बार पढ़ रहे हैं इतिहास। चलिए इतिहास के जनक की बात करें। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक, इतिहास का जनक, इतिहास के जनक की बात करें तो उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस ये इतिहास के जनक कहे जाते हैं। अगर हेरोडोटस की पुस्तक की बात करें, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक जो कि इन्होंने पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका। क्या लिखा है? हिस्टोरिका, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा है? इतिहास का अर्थ देखा, इतिहास की परिभाषा देखी, और उसके बाद इतिहास का जनक हेरोडोटस, और इतिहास की पुस्तक हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। अब देखते हैं इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। इतिहास के कुछ प्रकार भी हैं। देखिए इतिहास के प्रकार देखते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लेना। देखते हैं इतिहास के प्रकार। इतिहास के प्रकार। इतिहास के प्रकार बताए तो इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। अपने भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं। भारतीय इतिहास को कितने भागों में पढ़ते हैं भैया? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में। अच्छा, कौन कौन से भाग बता रहे हैं? कौन कौन से भाग? देखिए, एक इतिहास की बात करें तो यहाँ पे बना लेना, ऐसे निशान बना लेंगे, अच्छा रहेगा। ये एक इतिहास की बात करें तो एक प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास कह सकते हो आप, प्राचीन इतिहास। और दूसरे की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। और वहीं अगर तीसरे की बात करें, तीसरा है हमारा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। इस तरह से इतिहास को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों, इतिहास के 3 भाग में पढ़ते हैं हम लोग। एक प्राचीन इतिहास होता है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास होता है, और तीसरा कौन सा होता है? आधुनिक इतिहास। वहीं पे बात करें प्राचीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये चीज़ जान लीजिए आप लोग। प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये शुरू होता है सिंधु सभ्यता से लेकर, सिंधु सभ्यता से शुरू होकर हर्षवर्धन के काल तक या हर्षवर्धन के समय तक ये इतनी जो घटनाएं होती हैं वो हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। कहाँ से कहाँ तक भैया? सिंधु सभ्यता से लेकर हर्षवर्धन के काल तक हम किस में पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। वहीं पर मध्यकालीन इतिहास की बात करें, मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो ये शुरू होता है
अरबों के आक्रमण से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है? मुगल काल तक। ठीक है। और वहीं पर आधुनिक इतिहास की बात करें, ये कहाँ से? तो ये होता है भैया यूरोपीय आगमन, जिसमें वास्को डी गामा से शुरुआत होता है या पुर्तगालियों से शुरुआत होता है। यूरोपीय आगमन से आज़ादी तक, इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिर कह लीजिए आधुनिक इतिहास में। एक मिनट। आज़ादी तक। या फिर 1947 तक। तो ये हमने देखे इतिहास के 3 प्रकार, अर्थात इतिहास को हम 3 प्रकार में या 3 भागों में बांटते हैं। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक इतिहास। अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो सिंधु सभ्यता शुरू होकर हर्षवर्धन काल तक चलता है। वहीं पर अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो अरबों के आक्रमण से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है? मुगल काल तक। वहीं पर आधुनिक इतिहास की बात करें तो यूरोपियों के आगमन से शुरू होता है और कहाँ तक हम पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास में? आज़ादी तक, अर्थात 1947 तक। तो आपको हम बता दें, जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास से। यहाँ यूट्यूब पे या फिर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? मध्यकालीन इतिहास से। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर प्राचीन इतिहास से क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं? शुरुआत से आप मध्यकालीन इतिहास से डायरेक्ट। मध्यकालीन इतिहास से इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कहने मतलब ऑफलाइन बैच भी चलते हैं। तो ऑफलाइन बैच में अभी हमने हाल फिलहाल में प्राचीन इतिहास शुरुआत किया है। तो बच्चों का डिमांड था कि सर आप जो भी ऑनलाइन शुरुआत करना वो मध्यकालीन इतिहास से शुरुआत करना, क्योंकि हम प्राचीन इतिहास यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे। तो हमने भी कहा चलिए ठीक है, लेकिन उन बच्चों को हैरान होने की आवश्यकता नहीं है जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक, फिर यहाँ पे आपको प्राचीन इतिहास भी करा देंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा शुरुआत से ना लेकर हम 20 से उठाते हैं, इसीलिए क्योंकि जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों का एक साथ यानी 2 चीज़ें या इतिहास के 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम जो शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर क्या शुरुआत करेंगे? मध्यकालीन इतिहास से। ठीक है। 1 मिनट। हाँ, तो हम शुरुआत जो करने वाले हैं भैया मध्यकालीन इतिहास से शुरुआत करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत थोड़ा सा मान लीजिए जो नए बच्चे हैं फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप लोग भी हमारे साथ थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा। मध्यकालीन इतिहास से पढ़ते हैं, फिर आधुनिक पढ़ते हैं, फिर आपको हम यहाँ भी प्राचीन इतिहास पढ़ा देंगे। आइए फिर मध्यकालीन इतिहास से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अच्छा, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास डाल लीजिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसके अंतर्गत अगर हम आपको टॉपिक बताएं, अगर इसके अंतर्गत टॉपिक की बात करें तो नंबर 1 पहले पढ़ेंगे आज की ही क्लास में हम लोग करेंगे अरबों का आक्रमण, इनके बारे में जानेंगे। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा मान लीजिए नेक्स्ट क्लास में तुर्कों का आक्रमण, क्योंकि ये पूरा मध्यकालीन इतिहास आक्रमण से ही भरा पड़ा है, या फिर कह लीजिए इसमें थोड़ा सा मारधार भरी जो भी चीज़ें इतिहास में, वो सारी चीज़ें मध्यकालीन इतिहास में ही आती हैं। ठीक है। जो हमारा भारत का सोने की चिड़िया था, अर्थात लुटेरों के हाथ लगाए, फिर बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी, ये सारी चीज़ें हम मध्यकालीन इतिहास में ही जानेंगे। तुर्कों का आक्रमण। उसके बाद पढ़ेंगे फिर इसी में हम पढ़ लेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद इसी में फिर आपका चलेगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत।
ठीक है। यहीं पे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जो कि दिल्ली सल्तनत में जो भी 5 राजवंश के बारे में पढ़ाएंगे तुम्हें, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। उसके बाद फिर तुम्हारा चलना शुरू हो जाएगा मुग़ल काल। मुग़ल काल में जो कि बाबर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक, बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर के बाद आते हैं शाहजहाँ, और अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, फिर उनके जो भी कालक्रम, उनके जो भी शासक या उनके बाद जो भी गद्दी बैठे, यानी मुग़ल काल तक हम पढ़ने वाले हैं। तो इतने टॉपिक आपके मध्यकालीन इतिहास में हम करेंगे, लगभग 5 टॉपिक, ठीक है, यहाँ तक। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं अरबों के आक्रमण से। भले ही ये 5 टॉपिक है, लेकिन इन्हीं जैसे दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंश पढ़ेंगे, एक लंबा टॉपिक चला जाए, फिर मुग़ल काल में एक शासक के बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरह से थोड़ा सा समय लगने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कुछ ही दिन में हम आपको मध्यकालीन इतिहास पूरी तरह से विधिवत रूप से करा देंगे, ठीक है। आप लोग बस साथ बनाए रहिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरबों के आक्रमण से। चलिए फिर शुरू किया जाए। आइए देखिए, हेडिंग डालेंगे अरबों का आक्रमण। देखिए, अब हमारे भारत में क्या हुआ था कि बहुत सारे आक्रमणकारी भी आए, तो कैसे आए कैसे नहीं आए, उन सब के बारे में हमें इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतिहास के लिए ही लाइन बनी है कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे, तो ये लाइन ही बनेगी। तो इसलिए इतिहास जानना एक परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इतिहास हमारा जानने का आवश्यकता भी है। एक इतिहास करते हुए हम जानते रहें कि हाँ, हमारे देश में ऐसा हुआ था, हमारे सोने की चिड़िया था, तो ये कारणों की वजह से बिखर गए थे, उन सब के बारे में भी जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अरबों का आक्रमण। अच्छा, सबसे पहली बात आ रहा है, इसमें एक शब्द आ रहा अरब, अरबों का आक्रमण। ये अरब शब्द आया कहाँ से? अरब शब्द वहाँ से आया क्योंकि ये जो भी आक्रमणकारी आए, ये सभी अरब कंट्री से आते थे। अरब कंट्री की बात करें तो आपको हम एक मैप दिखाना चाहते हैं, एक मिनट, कहाँ चला गए भाई? हाँ, देखिए, अरब कंट्री की बात करें, देखिए ये हमारा प्यारा भारत, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा प्यारा भारत था, ठीक है। वहीं पर देखिए फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर इराक, फिर यहाँ पर आता था ये इराक, और यहीं पे आप देख सकते हैं, यहीं पे देख सकते हैं ये सीरिया। इराक के जस्ट पश्चिम में कौन सा देश था? सीरिया। इसी सीरिया में एक शासन चल रहा था उम्मयद खिलाफत, ये फिर उम्मयद राजवंश चल रहा था। कौन सा चल रहा था भैया? ये क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। चलिए, अच्छा आप केवल यहाँ पे मैच देखिए, अगले पेज पे हम आपको बताते हैं। तो देखिए, हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है, फिर इसके जस्ट अगर पश्चिम की बात करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्योंकि ये सब हिस्सा हमारा ही हुआ करता था। जब अरबों का आक्रमण हुआ तो ये सारा हिस्सा हमारा ही हुआ करता था, सिंध प्रांत में आता था, ठीक है। इसके बाद फिर ईरान, फिर इराक की तरफ पश्चिम में क्या पड़ता है? सीरिया। यही सीरिया में किसका शासन था? उम्मयद खिलाफत। यहीं पर किसका शासन था? सीरिया, या फिर कह लीजिए इराक लिखेंगे। इराक में किसका शासन चल रहा था भैया? उम्मयद खिलाफत। उम्मयद खिलाफत राजवंश। ये उम्मयद खिलाफत क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक धर्म के बारे में जानते होंगे जिसका नाम था इस्लाम धर्म। क्या नाम था? इधर हम थोड़ा सा उसके बारे में हल्के से जानकारी देंगे, बाकी विस्तार रूप से हम उसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे एक धर्म आपने सुना होगा, इस्लाम धर्म। अच्छा, इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे भाई साहब? हजरत मोहम्मद साहब। ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, जो कि इनका जन्म हुआ था, इनके बारे में हम एक क्लास लेकर आएंगे, वो वहाँ पे पढ़ लेंगे। जो कि इनका जन्म हुआ था 570 और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 610, और इनकी मृत्यु जब हो जाती 632 ईस्वी में। तो जो दूसरी, हाँ यहाँ पे हम समझाने की बात कर रहे हैं, जो दूसरी यानी उम्मयद खिलाफत क्या थी? दूसरी, अर्थात मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद दूसरी इस्लामिक शक्ति थी,
अर्थात मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद दूसरी इस्लामिक शक्ति थी और ये इस्लामी या उम्मैद खिलाफत के जो भी शासक हुआ करते थे ये एक नंबर के क्रूप टाइप का मतलब कि कहने मतलब ज़बरदस्ती लोगों को धर्म कबूल कराना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। तो उम्मैद खिलाफत में ही एक शासक ये शासन कर रहा था जिसका नाम था, बहुत सारे इसमें शासन के, लेकिन इनका जो खिलाफत का जो वंश चल रहा था एक कर्मा वंश, अर्थात एक वंशानुगत था। अर्थात पिता अगर शासन कर रहा है तो फिर पिता के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, वंशानुगत ये शासन चला रहे थे। तो इसी में एक उम्मैद खिलाफत का एक गवर्नर आता है, जिसका नाम होता है, एक मिनट, उम्मैद खिलाफत में एक गवर्नर आता है अल हज्जाज। क्या नाम होता है? अल हज्जाज। अल हज्जाज नाम का एक गवर्नर आता है और ये उम्मैद खिलाफत के ही राजवंश के अंतर्गत जब सिंहासन पाता है तो ये देखता है कि इसकी नज़र भारत की ओर पड़ती है, भारत पर आक्रमण है, अर्थात यही आक्रमण कराने वाला। इससे पहले भी उम्मैद खिलाफत के कुछ गवर्नरों ने या कुछ शासकों ने भारत पे आक्रमण तो कराया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ, अर्थात भारतीय राजाओं द्वारा वो परास्त हो गए थे। लेकिन जब इसका शासन आता है तो ये अपना एक सेनापति जो कि इसका दामाद भी था रिश्ते में, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था भाई साहब? मोहम्मद बिन कासिम। तो उसको नियुक्त करता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। अच्छा, भारत पर आक्रमण किया क्यों, उसके क्या रीजन थे? तो उसके दो मुख्य रीजन थे, बहुत सारे रीजन थे लेकिन दो मुख्य रीजन हम जानेंगे भारत पर आक्रमण करने की या अरब आक्रमणकारियों का दो रीजन कौन से थे। आइए, तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या समझा? हमने समझा उम्मैद खिलाफत क्या था, तो हमने उम्मैद खिलाफत आपको एक छोटी जानकारी दी। क्या था? दूसरी इस्लामिक शक्ति जिसके किसके मृत्यु के बाद आई? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। और उसी उम्मैद खिलाफत में एक गवर्नर आता है जिसका नाम क्या होता है? अल हज्जाज। ठीक है। और ये उम्मैद खिलाफत कहाँ चल रहे थे? सब इराक, यानी दमिश्क शहर भी सीरिया, वही इराक के आसपास के क्षेत्र में ये सारी चीज़ें। अरब कंट्री में तो अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर ही चुके थे लगभग, और उसके बाद इनकी नज़र भारत की ओर पड़ती है। तो भारत पर आक्रमण करने के अरब वासियों के दो रीजन, मुख्य रीजन दो पाए जाते हैं। कौन कौन से देखते हैं? देखिए, कारण लिखेंगे तो अभी आप लोग समझ पाएँ अरब, इन्हें अरब आक्रमणकारी क्योंकि ये सभी के सभी अरब कंट्री से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्हें अरब आक्रमणकारी कहा गया। तो अरबों का भारत पर आक्रमण करने के कारण, आक्रमण करने के मुख्य कारण, ये लिखेंगे, करने के मुख्य कारण। कारण तो बहुत सारे थे लेकिन हम मुख्य कारण देखेंगे, मुख्य कारण। तो मुख्य कारण की बात करें, नंबर एक कारण तो ये था, आपको एक हम मैप के माध्यम से समझाना पा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे मैप बनाते हैं अपने प्यारे भारत का, थोड़ा सा मैप मान लीजिए गड़बड़ी, लेकिन आपके समझने के लिए। देखिए, मैप में मान लीजिए इशू हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन हमारा प्यारा भारत इससे बहुत सुंदर है भारत हमारा। तो मान लीजिए मैप में आपको एक समझने के लिए, जैसे ये हमारा भारत है और भारत के आप इस तरफ नीचे तरफ स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ, नीचे तरफ आप देख सकते हैं श्रीलंका हुआ करता था। और अभी अभी हमने बताया था कि जो इराक या फिर जहाँ पर अरबों का शासन चल रहा था, जहाँ पर उम्मैद खिलाफत के लोग रहा करते थे, वो इधर फिर पाकिस्तान थोड़ा सा, फिर इधर अफगानिस्तान, यानी इस तरफ इराक पड़ता था। इस तरफ क्या पड़ता था? पश्चिम की तरफ इराक या फिर सीरिया। तो एक बार क्या हुआ, श्रीलंका के एक राजा भारत से कुछ चीज़ें भेजते हुए, भारत की ओर से आते हुए यहाँ पर जो सीरिया में अल हज्जाज शासन कर रहा था, तो उसको कुछ गिफ्ट दे रहा था। तो श्रीलंका का जब राजा यहाँ पर गिफ्ट देने के लिए भेजता किसको? अर्थात अल हज्जाज को। अल हज्जाज को गिफ्ट लेने के लिए भेजता है। तो यहीं पर जब इनका सामान श्रीलंका से आ रहा था तो यहीं पर सिंध प्रांत के पास एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम था देवल। कौन बंदरगाह था भाई? देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह पड़ता है।
तो जब श्रीलंका का सामान आ रहा था, जब सिंध प्रांत के पास पहुंचा, समुद्र किनारे एक बंदरगाह पे पहुंचा। कौन सा बंदरगाह पर? देवल बंदरगाह पर। जब देवल बंदरगाह पे पहुंचा तो वहां पर कुछ समुद्री डाकुओं द्वारा इनके सामान को लूट लिया गया। जो भी श्रीलंका का जो शासक था, वो जो अल हज्जाज को जो गिफ्ट करने वाला था, जो भी उपहार भेज रहा था, वो उसका उपहार यहाँ पर हमारे सिंध प्रांत जो कि भारत के हिस्से में ही आता था, वो देवल बंदरगाह पर कुछ समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है। जब लूट लिया जाता है तो अल हज्जाज क्या करता है कि सिंध प्रांत के शासक को एक पत्र लिखता है कि मेरा जो सामान था श्रीलंका से आ रहा था, उसको आपके समुद्री डाकुओं ने या फिर आपके क्षेत्र में ही जो बंदरगाह पड़ता है उसको लूट लिया गया है, तो आप उसका हर्जाना हमें देंगे। अगर बात करें तो सिंध प्रांत का शासक कौन थे? तो एकमात्र ना कहा जाए यानी हिंदू शासक कौन थे भैया? राजा दाहिर। अर्थात सिंध प्रांत को उस टाइम जब आक्रमण हुआ अरब आक्रमणकारियों को, तो उस समय सिंध प्रांत पर शासक कौन कर रहे थे? राजा दाहिर कर रहे थे। तो राजा दाहिर को एक पत्र लिखकर अल हज्जाज ने उनसे हर्जाना मांगने की कोशिश की। तो राजा दाहिर ने ये चीज़ से इनकार कर दिया, कहा हमारे कोई डाकू नहीं थे, हमने थोड़ी आपका सामान लुटवाया, तो हम क्यों हर्जाना देंगे। इस चीज़ से वो अल हज्जाज को बहुत नाराज़ हो जाता है, फिर अल हज्जाज को गुस्सा आती है। एक कारण तो ये मिलता है। ठीक है, आप ये चीज़ नहीं नोट करेंगे, ये चीज़ समझाने के लिए था। यहाँ पे लिखेंगे, जो अब लिखने जा रहे हैं वो चीज़ आप अपने नोट्स में लिखना। तो आशा करते हैं इस मैप के माध्यम से आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, क्या कारण लिखेंगे? नंबर 1, देवल बंदरगाह पर बंदरगाह पर, बंदरगाह का मतलब आप लोग जानते हैं ना, जो वहाँ पर पानी वाले जहाज़ रुकते हैं उसे हम बंदरगाह, जैसे हवाई जहाज़ को तो एयरपोर्ट, इसी तरह बंदरगाह आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, देवल बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं द्वारा अल हज्जाज का सामान लूट लिया गया। तो ये बहुत गुस्सा होता है और ये किससे हर्जाना मांगता है? जो सिंध प्रांत पे जो शासक कर रहे थे, हिंदू शासक, अर्थात राजा दाहिर से। तो राजा दाहिर ने इनकार कर दिया, कहा वो हमारे डाकू नहीं थे तो हर्जाना क्यों भरें, उनका भी इनकार करना लाजमी था। ठीक है, तो इस वजह से अल हज्जाज का नंबर 1 कारण मिलता है। इस वजह से वो नाराज़ हो गया और राजा दाहिर पर आक्रमण करने की योजना बना ली। दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण यही था, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जैसे भारत तो आज मान लीजिए हम टॉप लेवल पे तो नहीं कह सकते क्योंकि अन्य देश भी हैं भारत से आगे, तो लेकिन उस समय की बात करें अर्थात जब ये आक्रमण हुआ था उस समय की बात करें तो जब सारे विश्व में कुछ नहीं था तो भारत में बहुत कुछ था। अर्थात भारत को हम लोग सोने की चिड़िया कहते हैं। वास्तव में अगर कहा जाए तो भारत वास्तव में सोने की चिड़िया रहा करता भी था, लेकिन इन्हीं इतने आक्रमण हुए, इतने आक्रमण आप मध्यकालीन, इसीलिए हम कहते हैं ना इतिहास आप जानोगे तो आप जान पाओगे कि इस हमारे सोने से चिड़िया का हुआ क्या था। तो इतने आक्रमण हुए कि एकदम खोखला करके रख दिया। ठीक है, तो दूसरा कारण यही लिखेंगे। दूसरा कारण भारत से धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, बस प्रचार करना वही होता है, प्रचार और प्रसार वही होता है, प्रचार करना। ठीक है, ये था दूसरा कारण, भारत से धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये दूसरा या इनका उद्देश्य भी माना जाता है कि इनका अगर पूछा जाए कि अरबों का उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का, तो ये उद्देश्य उनका ये था, भारत से धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ये उनका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से वो भारत पर आक्रमण करते हैं। तो अल हज्जाज अच्छा इसके लिए किसको नियुक्त करता है, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। अल हज्जाज
अल हज्जाज का एक सेनापति था जो मात्र 17 साल का था। कितने साल का? मात्र 17 साल की। उसकी अगुवाई में अल हज्जाज एक जो कि सेनापति भी था और रिश्ते में उसका दामाद भी लगता था। अल हज्जाज नियुक्त करता है मोहम्मद बिन कासिम। कितने साल का था? लिख लेंगे, पूछ भी लिया जाता परीक्षा। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया 17 वर्ष का था। मोहम्मद बिन कासिम को नियुक्त करता है क्योंकि अच्छा आपके मन में ये भी सवाल है कि क्या सर इससे पहले अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था भारत पर? जी हाँ, बिल्कुल किया था, लेकिन वो सारे असफल रहे। तो हम आपको जो यहाँ पर बता रहे हैं ये सफल आक्रमणकारी हुआ मोहम्मद बिन कासिम। इससे पहले भी हम लोगों ने किया था, वो असफल हुए। तो हमें परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ देखना है या फिर कहाँ जहाँ पूछा है वहाँ से हमने देखना है। तो अल हज्जाज ने किसे अपना कमांडर नियुक्त किया भारत पर आक्रमण करने के लिए? मोहम्मद बिन कासिम को नियुक्त किया, जो 17 साल को। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल के एक लड़का, आपके मन में सवाल 17 साल के लड़के ने युद्ध जीत लिया? जी हाँ, बिल्कुल जीत लिया। थोड़ा सा इसकी कूटनीति की वजह से या इसकी सेना में वो जोश था, वो उमंग थी, जो भारत पर आक्रमण या एक लालच के उद्देश्य किया कि हाँ वहाँ पे भारत पर आक्रमण करेंगे तो हमें बहुत सारा धन दौलत प्राप्त होगा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छी कहने मतलब अपने शासन को या अपने साम्राज्य को बढ़ाने में हमें बहुत मदद मिलेगी। इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम अपने सेना में वो जोश भरता है और इसी के साथ लगभग अपनी एक विशाल सेना लेकर भारत की ओर आक्रमण या भारत की ओर चल देता है। जब भारत की ओर आता है तो आपको फिर से हमें एक मैप बताने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैप में मत जाइए, ठीक है? आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इधर मान लीजिए ये भारत, ये हमारा पश्चिम भारत, और यहाँ पे पाकिस्तान, फिर इधर अफ़गानिस्तान, यहीं पर जो क्षेत्र हुआ करता था ये लगता था सिंध। अच्छा, एक बार आपको मैप में दिखा देते हैं। हाँ देखिए, ये पूरा भारत का और ये वाला क्षेत्र सा सिंध, क्योंकि जब इधर से ही आ रहे थे, इधर से ही पूरा उनकी सेना आ रही थी मोहम्मद बिन कासिम की, तो कहाँ पर सीधा अटैक करें? अब डायरेक्ट तो यहाँ पर उड़ कर आए नहीं जाएंगे, अब डायरेक्ट जोन से पहले राज पड़ेगा वहीं तो आक्रमण होना तय है ना। तो यहाँ पर आक्रमण तो, और यहाँ पर कहाँ पर आक्रमण किया? सिंध पर। आइए देखते हैं सिंध के बारे में। इसको मिटा देते हैं। हाँ, आक्रमण, की बात करें तो सिंध प्रांत पर। कहाँ पर आक्रमण करता है भाई साहब? सिंध प्रांत पर। और सिंध प्रांत की बात करें तो सिंध प्रांत का शासक कौन था? ये सिंध प्रांत किसके अंतर्गत आता था? शासक सिंध प्रांत का, तो एक हिंदू शासक थे जिनका नाम था राजा दाहिर। क्या नाम था? राजा दाहिर। तो सिंध प्रांत पर जैसे ही अटैक करता है राजा दाहिर भी मुकाबला यानी डट कर मुकाबला करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से, लेकिन इस युद्ध में अंततः राजा दाहिर की हार होती है और राजा दाहिर युद्ध में मारे जाते हैं। और युद्ध में मारे जाने के पश्चात इनकी जो पत्नी थी, एक मिनट ऐसे लिखेंगे। अच्छा, ये आक्रमण हुआ कब था ये भी जानना ज़रूरी है। आक्रमण की बात करें, सन 712 ईस्वी में। कब हुआ था ये आक्रमण? 712 ईस्वी में। अच्छा, युद्ध के नाम की बात करें, इस स्थान या युद्ध का नाम क्या था? देखिए, नाम तो बहुत कम ही पूछा जाए, लेकिन लिख लेंगे आरोर का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध हुआ था किनके बीच? राजा दाहिर वर्सेज मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम की इसमें क्या होती है? विजय होती है। मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और जीत जाने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? जो भी सिंध प्रांत के अंतर्गत जो भी आने वाले क्षेत्र, चाहे वो देवल हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे मकरान हो, इन सब पर बहुत बड़ा नरसंहार करता है। यानी लोगों को एक तरफ से मार काट एकदम त्राही मचा देता है मोहम्मद बिन कासिम। और राजा दाहिर तो युद्ध में मारे ही जाते हैं और 712 ईस्वी में युद्ध लड़ा जाता है, जिसे हम आरोर का युद्ध कहते हैं। और राजा दाहिर की फैमिली की बात करें तो राजा दाहिर की पत्नी का नाम था रानी बाई, या इन्हीं का दूसरा नाम मिलता है लाड़ी बाई। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम, एक मिनट।
इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम रानी बाई और दूसरा नाम क्या मिलता है? लाड़ी बाई। और इन्हीं की 2 पुत्रियां भी थीं। इन पुत्रियों का नाम अभी हम बताएंगे इन्होंने कौन सा काम किया था। एक पुत्री का नाम था सूर्य देवी और दूसरी पुत्री का नाम था परिमल देवी। ठीक है, ये 2 उनकी पुत्रियां थीं। एक पुत्री का नाम था सूर्य देवी या सूर्या देवी का भी कह सकते हैं, एक दूसरी पत्नी का नाम था परिमल देवी। तो इस तरह से राजा दाहिर तो युद्ध में मारे जाते हैं और इनकी जो पत्नी थी रानी बाई या लाड़ी बाई, ये तो कर लेती हैं अपने आप को जौहर। क्या कर लेती हैं? अपने आप को जौहर। ये जौहर क्या चीज़ होती है अभी बता रहे हैं। इनकी पत्नी क्या कर लेती है? जौहर। जौहर होता था जैसे जो पहले के समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, जो भी शासक हुआ करते थे, वो अपने महल के अंदर एक बड़ा सा अग्निकुंड बना कर रखते थे। कभी कोई बाहरी राज्य का या बाहरी क्षेत्र का कोई आक्रमणकारी हम पर आक्रमण करें तो हमारी जो भी फैमिली के जो भी मेंबर होंगे, जो भी सदस्य होंगे, वो अपने आप के दुश्मन के हाथ न लगने के बजाय अग्निकुंड में अपने आप को आत्महत्या कर सकते हैं या अपने आप को जौहर कर सकते हैं। अर्थात एक बड़ा सा अग्निकुंड होता था, उसमें कूद जाते थे आग जलाकर या अपने आप को समाप्त कर लेते थे। यही प्रथा को या इसी चीज़ को हम कहते थे जौहर। तो इनकी जो पत्नी थी रानी बाई लाड़ी बाई, इन्होंने तो कर लिया जौहर, लेकिन इनकी जो 2 पुत्रियां थी अर्थात सूर्या देवी और परिमल देवी, इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम कहने मतलब गिरफ्तार कर लेता, फिर कहने मतलब बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद इसे गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में किसे भेज देता है? अल हज्जाज को, अर्थात अपने कमांडर को, कि इन दोनों को उपहार के रूप में उन्हें भेज देता है उसके पास। ठीक है, अल हज्जाज के पास। जब ये 2 पुत्रियां कहने मतलब अल हज्जाज के पास जब उपहार स्वरूप यानी भेंट के जब वहाँ पे पहुँचती हैं तो अल हज्जाज, लेकिन कहने मतलब इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, बुद्धिमत्ता या दिमाग लगाया, या फिर एक भारतीय स्त्रियां होने पर गर्व होना चाहिए सभी को कि इन्होंने क्या दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया कि यानी अर्थात अपने पिता की मृत्यु का बदला कैसे लिया? पिता की मृत्यु का बदला ऐसे लिया कि जब ये वहाँ पर पहुँचती अल हज्जाज के पास तो कहती हैं कि मुझे जो मोहम्मद बिन कासिम ने आपको उपहार स्वरूप भेंट किया है वो अपवित्र करके आपको सौंपा है। तो इतनी बात जैसे ही अल हज्जाज को पता चलती है, अल हज्जाज तुरंत अपने सेनाओं को आदेश देता है, जो भी उनके अन्य सेनापति थे उन सबको आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम जहाँ भी हो उसे बैल की खाल में बराबर सिलकर हमारे पास उपस्थित किया जाए। और ऐसा ही हुक्म पाकर मोहम्मद बिन कासिम को एक बैल की खाल में भरा जाता है, उसे सिल लिया जाता है, जाकि अल हज्जाज के पास आते आते उसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से 2 पुत्रियों की चालाकी से अर्थात अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। और 2 पुत्रियों को जब बाद में अल हज्जाज को पता चलती है कि ये दोनों भारतीय जो नारियां थी, जो भारतीय लड़कियां थीं, उन्होंने ये चीज़ झूठ बोली अर्थात अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, तो इन दोनों को अल हज्जाज भी मरवा देता है। तो लेकिन हमें गर्व होना चाहिए ऐसी लड़कियों पर कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला भी ले लिया। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम के कहने मतलब मरने की खबर तो 2 कथाओं में मिलती है। एक कथा तो हमने ये बताया कि अल हज्जाज के द्वारा ही मार दिया गया, और दूसरी कथा या दूसरे अन्य स्रोत में ये मिलता है कि अल हज्जाज के बाद दूसरा कमांडर उमैयद खिलाफत का शासक बनता जिसका नाम था सुलेमान। वो सुलेमान अल हज्जाज से बहुत नफरत करता था और इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम को उसने बहुत यानी बंदी बनाया और उसे खूब प्रताड़ित किया, इस वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन जो ये घटना हम बता रहे हैं ये चचनामा के उद्देश्य से, यानी चचनामा में चीज़ें यही लिखी हुई हैं कि हाँ 2 पुत्रियों ने ही अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था। तो ये चीज़ ठीक है। तो ये था अरबों के सफल आक्रमण की जानकारी आपको। तो आप लोग कुछ परीक्षा की दृष्टि से लिखेंगे। प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। आपसे परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अरब सफल आक्रमणकारी कौन था, तो क्या बताएंगे? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन इसे अरब आक्रमणकारी भी या फिर इसे ही बोल देते हैं प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण कौन था? सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तब भी हम क्या बताएंगे? मोहम्मद बिन कासिम।
अगर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आंसर उसका एक ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम अरब आक्रमणकारी का नाम बताइए तो मोहम्मद बिन कासिम, और आपसे पूछ लिया जाए जैसे घुमाकर पूछ लिया प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम बताइए तो मोहम्मद बिन कासिम। और ये सफल आक्रमण हुआ कब का था? 712 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? भारत के कहाँ पर या किस क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था? सिंध प्रांत पे। सिंध प्रांत का शासक कौन था? राजा दाहिर था। राजा दाहिर की क्या हो जाती है इस युद्ध में? हार हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम कितने वर्ष का था? 17 वर्ष का था। और वो किसके हुकूमत से भारत पर आक्रमण किया था? किसकी अगुवाई में किया था? अल हज्जाज की अगुवाई में। इतनी बातें याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा ये इतनी पुरानी घटना है 712 ईस्वी में, इतनी पुरानी घटना, ये चीज़ हमें मिलती कहाँ से है? जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक लिखेंगे? पुस्तक का नाम अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? पुस्तक का नाम ही लिखेंगे। आप लोग लिख लेना आगे अरबों के आक्रमण की जानकारी, फिर लिखना पुस्तक। अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? उसका नाम है चचनामा। कौन सी पुस्तक है? चचनामा। अर्थात इतनी पुरानी घटना भाई किसे याद होगा? क्या उस टाइम का कोई व्यक्ति अभी तक जिंदा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक पुस्तक है चचनामा, तो वहाँ से पूरी अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। जो भी ये स्टोरी बताए हैं, जो भी चीज़ें हम बताएं, सब चचनामा के से ही जानकारी से, या चचनामा में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, चचनामा की लेखक की बात करें, कौन है? अली अहमद। अली अहमद। तो ये चीज़ भी याद रखें, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं दोनों क्वेश्चन कि अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, तो क्या बताएंगे? चचनामा से मिलती है। और पूछा भी गया है कि चचनामा के पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद। तो ये थी अरबों के आक्रमण की जानकारी। अभी तो हमने एक टॉपिक आज पढ़ाए हैं, कल आपको बताएंगे तुर्कों का आक्रमण। ये अरबों के आक्रमण की जानकारी इतनी आज की क्लास में थी। कल हम शुरुआत करेंगे क्या उनसे? तुर्कों का आक्रमण। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि अरबों के आक्रमण की जानकारी, ये इतिहास का पहली क्लास जो कि आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपको ये क्लास कैसे लगी, हमारे समझाने का तरीका कैसा था, आप लोग इस चीज़ का फीडबैक हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को शानदार बनाते रहिए, इसी तरह इतिहास को जानते रहिए। इतिहास को हम आपको परीक्षा दृष्टि तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको इतिहास में एक रुचिकर सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे हमारा बचपन से था, अगर हमारा बचपन से पूछा जाए कौन से विषय से ज़्यादा लगाओ, तो हमें इतिहास है माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको हम इतिहास इसलिए हम बहुत अच्छे से भी पढ़ाएंगे। आप लोग बस हमारे इसी चैनल पे अगर नए हो तो थोड़ा सा इस परिवार के सदस्य बन जाइए, ताकि आपको हर चीज़ बराबर मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।